एक टीम में शामिल होना रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह जब आसमान साफ होने लगा तो सोए हुए जियाओयान ने समय पर अपनी आंखें खोलीं। जंगल में रहने के इस काल के दौरान वह अपनी आंतरिक घड़ी को सही ढंग से नियंत्रित करने में सफल रहे। एक रात की गहरी नींद के बाद उसके शरीर के अंदर से उत्पन्न थकावट पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक जबरदस्त शक्ति ने ले ली थी। वह अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर प्रशिक्षण मुद्रा में बैठ गया। फिर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह के शुरुआती घंटे उनकी डूक्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा समय था। इसके अलावा डूक्यूई का प्रशिक्षण प्रवाह के विपरीत नाव चलाने जैसा था। यदि कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो वह पीछे रह जाएगा। केवल दृढ़ता से प्रयास करने से ही कोई वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। जियाओयान की बढ़ती हुई स्थिर सांसों के बाद उसके चारों ओर की शांत हवा अचानक एक लहर की तरह काम करने लगी और वह दो क्यूई की एक सतत धारा उत्सर्जित करने लगी। पिछले दिन के गहन प्रशिक्षण के बाद जियोयान की त्वचा स्पंज की तरह थी। जब भी उसकी त्वचा का कोई हिस्सा उसके आसपास की डूक्यूई के संपर्क में आता तो उसके असंख्य छिद्र खुल जाते और लालच से डूक्यूई की निरंतर धारा को निगल जाते। जबकि उसके रोमछिद्र लालच से डूक्यू को निगल रहे थे, जियोयान के आसपास की अधिकांश डूक्यू उसकी सांस के माध्यम से उसके शरीर में समा रही थी। इसके बाद वे क्यूई पद्धति द्वारा पूर्व निर्धारित कुछ विशेष रूप से चयनित क्यूई पथों से गुजरे। बाद में इसे परिष्कृत किया गया और धीरे धीरे जियाओयान ने अपने भीतर एक छोटे, हमेशा लटकते चक्रवात के रूप में जमा कर दिया। डूक्यूई प्रशिक्षण 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा। जब खिड़की से आती हुई सूर्य की रोशनी से कमरा पूरी तरह से रोशन हो गया, तभी जियोयान अंततः रुका और अपना रुख तोड़ा। धीरे धीरे मुंह से हल्की सी दुर्गंधयुक्त सांस बाहर निकली। जियोयान की काली आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनके भीतर एक हल्की पीली रोशनी चमकी और फिर उसकी आंखों के सबसे गहरे हिस्से में गायब हो गई। इस दर से मैं आधे साल में 5 सितारा डूजे बन सकता हूं। अप्रत्याशित रूप से ये कठिन प्रशिक्षण इतना प्रभावी है। जियोयान ने आलस से हाथ बढ़ाया और अपने शरीर के भीतर से हड्डी टूटने की आवाज सुनकर जियोयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज मैं मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करूंगा। बिस्तर से कूदने के बाद जियोयान ने अपने कमरे में अपना चेहरा धोया और फिर बिस्तर के पास वापस चला गया और असहाय होकर उस अजीब काली तलवार को घूरने लगा। अपने पैरों को थोड़ा मोड़ते हुए जियोयान ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी भुजाएं थोड़ी मुड़ गईं और बाज के पंजे की तरह तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ लिया। उसके पैर जमीन पर जोर से पड़ रहे थे और वह धीमी आवाज में पुकार रहा था, उठो। जियोयान की डूक्यूई उनके चारों ओर घूम रही थी और उसकी भुजाओं की ताकत एक बड़े पेड़ को काटने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जब इस प्रकार की ताकत का प्रयोग विशाल तलवार पर किया गया तो यह उसे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियोयान ने अपनी पीठ आगे की ओर झुका ली। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था और उसकी सांस उखड़ रही थी। एक और धीमी चीख के साथ विशाल तलवार अंततः उसकी पीठ पर फेंक दी गई, जिससे उसका शरीर तुरंत जमीन की ओर धंस गया। सौभाग्य से जियोयान तैयार था। उसने अपने दांत भींच लिए और एक क्षण बाद उसका शरीर धीरे धीरे सीधा हो गया। अरे, ये बहुत डरावना है, जियोयान ने कड़वाहट से कहा और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। विशाल काली तलवार पर अपनी हथेली थपथपाने के बाद जियोयान ने एक बार फिर अपनी चाल बढ़ाई और अपने कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिनों तक अनुकूलन करने के बाद अब वह अपनी पीठ पर विशाल तलवार रखकर कदम रखते समय धरती को नहीं हिलाता था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर जादुई जानवर घूमते थे, जिससे जगह खतरे से भर जाती थी। इसके अंदर अकेले चलने से इन जादुई जानवरों का आक्रमण आसानी से हो सकता है। इसलिए जो लोग बहुत मजबूत थे, उनके अलावा अधिकांश भाड़े के सैनिकों ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले समूह बना लिए। जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ वह अधिक से अधिक एक रैंक एक जादुई जानवर को संभाल सकता है। इसलिए उसके पास मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर अकेले दौड़ने की क्षमता नहीं थी। बेशक ये तभी सच था जब वह याओ लाओ को उसकी मदद करने में हस्तक्षेप करने से बाहर रखता। हालांकि याओ लाओ ने अपने कठिन प्रशिक्षण के पहले दिन कहा था कि इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान जब तक कि जियोयान के जीवन को वास्तव में खतरा नहीं होगा, वह किसी भी परेशानी को हल करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, आने वाले दिनों में भले ही जियोयान के पास तुरुप का इक्का के रूप में याओ लाओ हो, वह लापरवाही से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन्हें पहले खुद ही सुलझाना होगा। हालांकि जियोयान इससे निराश था, लेकिन वह इसे असहाय होकर स्वीकार कर सकता था। वह जानता था कि याओ लाओ की कार्रवाई जियोयान के भय से आई थी कि वह उसकी सुरक्षा में अपनी सतर्कता और खतरे की भावना खो देगा। एक बच्चा चील जो हमेशा अपनी मां के पंखों की छाया में छिपा रहता है, वह कभी नहीं सीख पाएगा कि वास्तव में स्वतंत्र होना क्या होता है। केवल खतरे के माध्यम से ही किसी की क्षमता उभर कर आसमान तक पहुंच सकती है।
याओ लाओ नहीं चाहता था कि जियो यान एक शिशु चील बन जाए जो केवल दूसरे की पीठ के पीछे छिपना जानता हो। इसलिए उसे जियो यान को अपनी वर्तमान स्थिति समझानी पड़ी। सड़क के अंत तक चलने के बाद जियो यान शहर से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। ये निकास मार्ग मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर जाता था। शहर के बाहर बहुत से भाड़े के सैनिक इकट्ठे हो गए थे। एक के बाद एक आवाजें उठ रही थीं, जो लगातार उन अकेले भाड़े के सैनिकों को बुला रही थी जो मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना चाहते थे। छोटे शहर में भाड़े के सैनिकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी में सख्त नियमों वाली भाड़े की कंपनियां थीं। किंगशान कस्बे में ऐसे केवल 3 समूह थे और प्रत्येक में लगभग 100 सदस्य थे। उनके अधिकांश सदस्यों में कम से कम एक डूजे के बराबर ताकत थी और तीनों समूहों में से प्रत्येक का नेता एक मजबूत डूजे था। ये कहा जा सकता है कि ये समूह किंगशान कस्बे की सबसे मजबूत ताकतों में से थे। दूसरे प्रकार की श्रेणी में भाड़े के सैनिकों की टीमें शामिल थीं, जिनका गठन अंतिम क्षण में किया गया था। इस प्रकार की टीमें मिशन पूरा करने के बाद भंग कर दी जाती थीं। एक दूसरे पर उनके विश्वास तथा सहयोग करने की क्षमता की तुलना औपचारिक भाड़े की कंपनी से नहीं की जा सकती थी। तीसरे प्रकार के भाड़े के सैनिक एकल भाड़े के सैनिक थे। इन लोगों के पास अक्सर कुछ छुपे हुए तुरुप के पत्ते होते थे। छोटे शहर के प्रवेश द्वार पर वर्तमान में चिल्लाते हुए भाड़े के सैनिक दूसरे प्रकार के थे। एक कोने पर खड़े जियो यान ने तुरंत किसी भी भाड़े के सैनिक दल में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय वह गुप्त रूप से ये देख रहा था कि कौन सा समूह अधिक पेशेवर है। आखिरकार मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में किसी भी लापरवाही से उनकी मौत हो सकती है। जैसे ही जियो यान एक संतोषजनक टीम की तलाश कर रहा था, छोटे शहर के प्रवेश द्वार पर हंगामा शुरू हो गया। एक उत्साहित आवाज गूंजी, 1000 मेडिसिनल हाउस औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए मैजिक माउंटेन रेंज में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। उनके साथ परी डॉक्टर भी होंगी। वहां केवल 50 स्लॉट हैं। जो लोग 2 सितारा डूजे और उससे ऊपर हैं, कृपया जल्दी करें। तेज चीख के कारण छोटे से शहर का शोरगुल भरा प्रवेश द्वार शांत हो गया। कुछ क्षण बाद सभी लोग एक दूसरे की ओर मुड़े। भाड़े के सैनिकों ने सोचा कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे तुरंत 1000 औषधीय घर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर दौड़े। अचानक उग्र हो गए भाड़े के सैनिकों को घूरते हुए जियो यान ने अपनी आंखें झपकाईं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह भी आगे बढ़ा और भीड़ में शामिल हो गया। इतने सारे लोग एक समूह के रूप में मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। एक सामान्य मैजिक बीस्ट निश्चित रूप से उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। जब तक उसे यात्रा के दौरान एकांत और सुरक्षित प्रशिक्षण स्थान मिल जाता, वह आसानी से और आश्वस्त होकर टीम से अलग हो सकता था। कल 1000 मेडिसिन हाउस में दुकान के सहायक से उसने जो सुना था, वह सचमुच सच था। परी डॉक्टर का नाम किंगशान कस्बे में किसी भी चीज से अधिक प्रभावशाली था। 50 स्लॉट के कारण लोगों में लड़ाई हो गई थी। हालांकि जियाओ यान अपने छोटे शरीर का उपयोग करके भीड़ के बीच से निकलकर आगे निकलने में कामयाब रहा। अभी एक और पद बाकी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में बकरी कौशल की पुस्तिका लहराई। मुझे, एक युवक ने कुछ कोमल स्वर में कहा। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए थोड़ा सा सांस फूलने की समस्या से जूझ रहा था। हम अपने सामने खड़े मात्र 17 या 18 साल के युवक को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी स्तब्ध रह गया। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बच्चे, हमारा मापदंड 2 सितारा है। 2 उजे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अंतिम 4 शब्दों पर जोर दिया। जाहिर है, उन्हें विश्वास नहीं था कि इस किशोर ने यह अपेक्षा पूरी कर ली है। ये बच्चा कहां से आया है? जब उनकी दाढ़ी भी नहीं बढ़ी थी, तब उन्होंने परेशानी खड़ी कर दी। एक तरफ हटो, छोटे शरीर। हमारा सारा समय बर्बाद मत करो। ये देखकर कि आखिरी स्थान एक युवक ने छीन लिया है, आसपास के भाड़े के सैनिकों ने तुरंत डांटना शुरू कर दिया। जियो यान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और 2 कदम आगे बढ़ गया। वह एक पेड़ के पास खड़ा हो गया जो 2 हाथ मोटा था। उसकी मुट्ठी अचानक कस गई और एक हल्के पीले रंग की डुकी हुई ने उसके ऊपर प्रकाश के पर्दे की तरह एक परत बना दी। फिर एक धीमी चीख के साथ जियो यान ने बेरहमी से पेड़ के तने पर अपनी मुट्ठी मार दी, जिससे उसके हाथ पर क्रूर बल आ गया। काचा। स्पष्ट आवाज के बाद मोटा और मजबूत पेड़ सबकी आंखों के सामने जमीन पर गिर गया, जिससे जमीन से धूल उड़ने लगी। क्या ये पर्याप्त है? अपने हाथों से ताली बजाते हुए जियो यान ने स्तब्ध अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। के छोटे लड़के, तुम में सचमुच बहुत प्रतिभा है। अपनी उम्र में 2 सितारा डूजे तक पहुंचने में सक्षम होना एक प्रतिभा है। आश्चर्य में अपना सिर हिलाते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जियो यान से कहा, ठीक है, यह आखिरी स्थान तुम्हारा है।
वेतन 500 स्वर्ण सिक्के हैं और आपका काम 1000 मेडिसिन हाउस की दवा एकत्रित करने वाली टीम को ले जाना है। मैं पहले तुम्हें इसका आधा हिस्सा चुका दूंगा, बाकी आधी रकम हमें वापस आने पर चुकानी होगी। ठीक है। जियोयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसे 500 स्वर्ण सिक्कों के पारिश्रमिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे इस बात की जरूरत थी कि टीम उसे प्रशिक्षण के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने में मदद करे। ये देखने के बाद कि अंतिम स्थान इस अज्ञात छोटे लड़के ने ले लिया है, आसपास के भाड़े के सैनिक तुरंत तितर बितर होने लगे। हालांकि जाते समय वे जियाओयान पर उत्सुकता भरी नजर डालना नहीं भूले। 17 या 18 साल की उम्र में 2 सितारा डूजे बनने के लिए जिस महान प्रतिभा की आवश्यकता थी, वह किंगशान शहर में एक दुर्लभ दृश्य था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश लोगों का एक विशाल समूह शांत जंगल से होकर चल रहा था। वहां कई जोड़ी सतर्क आंखें थीं जो लगातार आसपास के जंगल के अंधेरे छिपे स्थानों को स्कैन कर रही थीं, जबकि विभिन्न कमरबंदों के हाथ हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे ताकि किसी भी अचानक होने वाली घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। कई वर्षों तक मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जीवित बचे अनुभवी भाड़े के सैनिकों के रूप में, हालांकि उनमें से कई पहली बार एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बुनियादी समझ बनाए रखने में सक्षम थे। जब वे एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से देखते थे तो वे दूसरे पक्ष की आंखों में सुरक्षा और खतरे दोनों के संकेत पहचान लेते थे। विशाल काली तलवार का भारीपन और डूक्यू को दबाने की उसकी अजीब क्षमता के कारण जियोयान को यात्रा करने में कठिनाई होती थी। जब भी उसके पैर जमीन पर पड़ते तो वह नर्म मिट्टी में धंस जाती। इस तरह से थोड़ी दूर चलने के बाद उसे हौंफने और पसीना आने लगा। जियोयान ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और पीछे मुड़कर भारी सुरक्षा में मौजूद 1000 मेडिसिन हाउस की औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम को देखा। टीम पर अपनी नजर घुमाने के बाद अंततः उसकी नजर बीच में सफेद वस्त्र पहने महिला पर पड़ी, जो सितारों से सजे चंद्रमा की तरह दिख रही थी। उस समय परी डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध उस नाजुक सुंदरी ने संयोगवश अपनी पीठ सीधी कर ली थी और वह अपने माथे पर जमा पसीने की बूंदों को हल्के से पोंछ रही थी। उसकी हल्की सांसें और सुंदर चेहरा मिलकर कोमल सुंदरता की तस्वीर बनाते थे। परी डॉक्टर को ऐसी छवि प्रस्तुत करते देख आसपास के कुछ भाड़े के सैनिकों को उसे सीधे अपने गंतव्य तक ले जाने की प्रेरणा मिली। हालांकि वे जानते थे कि यदि वे उसे ले जाना भी चाहेंगे तो परी डॉक्टर मुस्कुराकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। जब सबकी निगाहें परी डॉक्टर पर टिक गईं, तो एक थोड़ा सुंदर मुस्कुराता हुआ युवक भाड़े के सैनिकों के समूह से दूर चला गया। उसने अपना सिर नीचे किया और परी डॉक्टर से कुछ कहा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद परी डॉक्टर ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और पैदल यात्रा जारी रखी। परी डॉक्टर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद युवक के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ हिलाते हुए कहा, वुल्फहेड कंपनी के सदस्यों, अब हम मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हैं। गड़बड़ मत करो। हाँ, युवा मास्टर। युवक की पुकार सुनकर उसे घेर कर खड़े दर्जनों विशालकाय लोगों ने तुरंत एक स्वर में जवाब दिया। अनुशासित लहजे ने कई लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। यहां तक कि परी डॉक्टर ने भी पीछे की ओर देखा। जवाब से बेहद संतुष्ट होकर युवक ने हल्के से मुस्कुराया और परी डॉक्टर को पकड़ने के लिए अपने कदम तेज कर दिए। उसके साथ साथ चलते हुए उसने उत्साहपूर्वक उसे निकट सुरक्षा प्रदान की। अरे, वह केवल अपने पिता के वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के प्रमुख के पद पर निर्भर है। क्या वह सोचता है कि वह सिर्फ इसी वजह से परी डॉक्टर का दिल जीत सकता है? उस युवक पर नजर डालते हुए जो परी डॉक्टर के करीब जा सकता था और उसके साथ बातचीत कर सकता था, जियोयान के बगल में मौजूद भाड़े के सैनिकों में से एक ने तुरंत ईर्ष्या से भरी आवाज में झगड़ा किया। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस युवक पर अपनी नजर घुमाई। अंततः उसकी नजर उसके सीने पर लगे एक बैज पर पड़ी। उस पर एक भेड़िए का सिर बना हुआ था जिसकी एक आंख थी। युवक पर अपनी नजर डालते हुए जियोयान ने उसी बैज वाले 30 से अधिक भाड़े के सैनिकों को देखा और पलक झपकाए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समूह वुल्फहेड कंपनी का हिस्सा था, जो कि किंगशान कस्बे की 3 बड़ी भाड़े की कंपनियों में से एक थी। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी द्वारा औषधीय जड़ी बूटी एकत्र करने वाली टीम के सदस्यों को दी गई सुरक्षा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उन्हें 1000 मेडिसिनल हाउस द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हुआ कि 1000 मेडिसिनल हाउस का वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी पर भरोसा आगे के अन्य भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक था। अन्यथा मेडिसिनल हाउस उन्हें अपना निजी अंगरक्षक नहीं बनने देता। जियोयान ने धीरे से अपनी नजर हटा ली। उसे उस युवक और परी डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार उसने बस अपना सिर हिलाया और अपने भारी कदमों के साथ एक बार फिर मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर कदम बढ़ा दिया। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के बाहर सब कुछ शांत था।
हालांकि कंपनी के मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही जियोयान की आंखों के सामने मैजिक बीस्ट द्वारा एक छोटे पैमाने पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। हमलावर 3 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर थे जिन्हें स्कारलेट आई स्नेक के नाम से जाना जाता था। ये जादुई जानवर अक्सर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर दिखाई देते थे और उनमें बर्फ का गुण होता था। उनके भीतर बर्फ का जहर था। यदि किसी को जहर दिए जाने के आधे दिन के भीतर इलाज नहीं कराया गया तो ये जहर पीड़ित के शरीर में रक्त को जमा देगा और परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। 3 रैंक एक जादुई जानवर स्कारलेट बर्फ सांप 3 शाखाओं पर लटका हुआ था। बिजली की तरह तीव्र गति से उन्होंने भाड़े के सैनिकों को आश्चर्यचकित कर दिया तथा उनके 3 सदस्यों को शीघ्रतापूर्वक और आसानी से जहर दे दिया। तुरंत ही तीनों सदस्यों के चेहरे बर्फीले पीले पड़ गए। वे गिर पड़े और उनके पैर और हाथ ठंडे हो गए। जब सभी को एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है तो उन्होंने तुरंत गुस्से से जवाबी हमला किया। कुछ ही देर बाद 3 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों को भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा अप्रत्याशित रूप से मार दिया गया। अपनी लाशों में राक्षस का कोई कोर न पाकर भाड़े के सैनिक केवल अफसोस भरी एक हल्की सी आह ही निकाल सके। जंगल में जादुई जानवर को मारने के बाद गंभीर चोट लगना और कोई पुरस्कार न मिलना आम बात थी। इस प्रकार उन्हें कुछ भी मिलने की अधिक आशा नहीं थी। स्कारलेट आई स्नेक के मारे जाने के बाद 3 भाड़े के सैनिकों को, जिन पर बर्फ का जहर लगा था, जल्दी से पीछे ले जाया गया, जहां पर औषधीय जड़ी बूटी एकत्र करने वाली टीम एकत्रित थी, ताकि परी डॉक्टर व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर से जहर निकाल सके। स्कारलेट आई स्नेक्स के हमले से मुठभेड़ के बाद भाड़े का समूह और भी अधिक सावधान हो गया। फिर भी मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में मैजिक बीस्ट से पूरी तरह बचना असंभव था, जहां मैजिक बीस्ट की घनी आबादी थी। अगले आधे किलोमीटर तक समूह ने जो यात्रा की, उस दौरान जादुई जानवरों की 3 लहरों ने उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से भाड़े के सैनिकों की संख्या जादुई जानवरों से अधिक थी और वे तीनों हमलों को विफल करने में सफल रहे। हालांकि अधिकतर भाड़े के सैनिकों को हल्की चोटें ही आईं। मोर्चे पर स्काउटिंग कंपनी का हिस्सा होने के नाते जियोयान एक लड़ाई में भाग लेने से बच नहीं सका। हालांकि प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर के साथ सीधे टकराव में उसे अपना हाथ सुन्न कर लेने की कीमत चुकानी पड़ी। जियाओयान के निरर्थक हमले के बाद चालाक जादुई जानवर को भागते देख जियाओयाओ ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। यदि उसकी ढूंढी हुई विशाल तलवार से दबी न होती तो वह निश्चित रूप से उस जादुई जानवर को मार देता। भले ही उसने जादुई जानवर को भागने दिया, लेकिन जियोयान ने जो ताकत दिखाई, उसके परिणामस्वरूप आसपास के भाड़े के सैनिक उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। छोटे भाई, तुम काफी मजबूत हो। वास्तव में एक सांप पूंछ तेंदुए के खिलाफ अपनी जमीन पर टिके रहने में सक्षम हो, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। तस्क, इतनी कम उम्र में इतना मजबूत होना, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में वह कितना मजबूत होगा। हाँ, ये लड़का इस समूह में सबसे कम उम्र के 2 स्टार डूजे होना चाहिए, है ना? उनकी ताकत देखकर लगता है कि यह वाकई सच है। आसपास के भाड़े के सैनिकों की जय जयकार से समूह में थोड़ी हलचल मच गई। जब भाड़े के सैनिकों की नज़र विशाल तलवार लिए युवक पर पड़ी तो उनकी आंखों में प्रश्नवाचक चमक की जगह कुछ और चमक आ गई। इस दायरे में, जहां व्यक्ति की ताकत ही उसकी स्थिति निर्धारित करती थी, जब तक कोई व्यक्ति ऐसी ताकत प्रदर्शित करता था जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, तब तक वह उनका सम्मान प्राप्त करता था। यह एक सरल एवं सीधा नियम था। जियोयान इन जयकारों पर बस मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट में न तो अहंकार था और न ही संतुष्टि। वह बस समूह का अनुसरण करता रहा और चुपचाप औषधीय जड़ी बूटी चुनने वाले स्थान की ओर बढ़ता रहा। सब लोग, हम पहले से ही जड़ी बूटी चुनने के स्थान के करीब हैं। इतनी देर चलने के बाद सभी थक गए होंगे। कृपया थोड़ा आराम करें। कुछ दूर और चलने के बाद शांत समूह के बीच से अचानक एक कोमल और तीखी महिला आवाज सुनाई दी। आगे बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए क्योंकि पूरे समूह ने एक ही समय में आगे बढ़ना बंद कर दिया। पीछे मुड़कर उन्होंने मासूमियत से मुस्कुराती युवती की ओर देखा और आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। त्वरित चर्चा के बाद 10 से अधिक भाड़े के सैनिकों को निगरानी के लिए आसपास के क्षेत्रों की ओर भेज दिया गया। बाकी लोग बस बैठ गए और यात्रा के दौरान खर्च हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने लगे। जमीन पर बैठे हुए जियोयान ने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी। उसने अपनी उंगली उठाई, जिससे उसके हाथ में एक शक्तिवर्धक गोली प्रकट हो गई। उसने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर सिर उठाकर जम्हाई ली। ऐसा करते समय उसने अपनी हथेली से अपना मुंह ढक लिया और गोली को अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद उसने बिना कोई निशान छोड़े गोली को जल्दी से निगल लिया। एक बार जब गोली उसके शरीर में चली गई तो उसका असर तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। जियोयान एक पेड़ के सहारे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे औषधीय प्रभाव ने उसके शरीर में समाप्त हो चुके डुक्यूई को तुरंत भर दिया।
स्ट्रेंथ रिकवरिंग पिल की मदद से जियोयान जल्दी से अपने चरम रूप में लौटने में कामयाब रहा। उसे घेर कर अन्य भाड़े के सैनिक अभी भी अपनी ताकत पुनः प्राप्त होने का इंतजार कर रहे थे। अपने दिल में यह फुसफुसाते हुए कि गोली लेना कितना अच्छा था, जियोयान खड़ा हो गया। उसने आसपास खड़े सैनिकों से फुसफुसाकर कहा कि वह शौच के लिए जा रहा है, फिर धीरे धीरे बगल के घने जंगल वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया। घने वन क्षेत्र में प्रकाश काफी कम हो गया था। हालांकि इस जगह पर अन्य भाड़े के सैनिकों ने पहले ही नजर रख ली थी, इसलिए जियोयान को जादुई जानवर द्वारा अचानक हमला किए जाने की चिंता नहीं थी। वह अपने आसपास के वातावरण पर नजर गड़ाए हुए था और उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल की तलाश कर रहा था। अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद जियाओयान घने वन क्षेत्र में और भीतर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक आसपास का धुंधला वातावरण उजला हो गया। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि वह छोटे से घने जंगल वाले क्षेत्र से बाहर निकल आया है। उसके सामने एक खड़ी चट्टान थी। चट्टान का निचला हिस्सा हरियाली से भरा हुआ था, जिससे एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। जियोयान की नज़र चट्टान की चोटी पर घूमी और अचानक रुक गई। वह अपनी नाक रगड़ते हुए चट्टान के किनारे की ओर बढ़ रहा था, जहां एक प्रकार की वनस्पति थी जिस पर सफेद फूल खिले हुए थे। इस विशेष वनस्पति के फूल हल्के सफेद रंग के होते थे। इन खिलते हुए पीले सफेद फूलों के बीच एक लाल रंग का फल छिपा हुआ था, जो हल्की औषधीय गंध छोड़ रहा था। वनस्पति को ध्यान से देखने के बाद जियोयान ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। इसके बाद उसने अपना शरीर नीचे किया और पौधे को तोड़ने के इरादे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ वनस्पति के संपर्क में आया, एक जैद सफेद हाथ अचानक चट्टान के दूसरी ओर से बढ़ा, उसी पौधे को निशाना बनाते हुए, लेकिन जियोयान के हाथ को पकड़ लिया। जब जैद जैसा हाथ जियोयान के हाथ के संपर्क में आया, तो वह कुछ देर के लिए रुका और फिर बिजली की गति से पीछे हट गया। कुछ ही क्षण बाद चट्टान के दूसरी ओर से एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ और घबराए हुए बैठे हुए युवक के स्तब्ध चेहरे के सामने प्रकट हुआ। गुफा चट्टान के नीचे से अचानक प्रकट हुए सुंदर चेहरे को देखकर जियोयान हैरान रह गया। हालांकि वह जल्दी से संभल गया और करीब से देखने पर उसे पता चला कि वह महिला औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम की परी डॉक्टर थी। चट्टान पर खड़े होकर दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एक अजीब दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कर सकना, क्या तुम मुझे ऊपर खींच सकते हो? एक दूसरे को कुछ देर तक घूरने के बाद परी डॉक्टर सबसे पहले अपनी कोमल आवाज से अजीब माहौल को तोड़ने वाली थी। जियोयान ने अपनी आंखें झपकाईं और सिर हिलाया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने परी डॉक्टर का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और थोड़ी ताकत लगाकर उसे चट्टान के नीचे से खींच लिया। जब वह चट्टान के किनारे पर हल्के से छलांग लगा रही थी तो उसका नाजुक शरीर हवा में एक सुंदर वक्र प्रस्तुत कर रहा था। धन्यवाद। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, परी डॉक्टर ने फुसफुसाकर उसे धन्यवाद कहा और उसने तेजी से जियोयान का हाथ छोड़ दिया। उसने चुपके से चट्टान के किनारे की ओर देखा, जबकि उसकी बारीक उंगलियां उसके माथे पर काले बालों को छू रही थीं। फिर उसकी नज़र जियाओयान पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, तुम थाउजेंड मेडिसिन हाउस द्वारा नियुक्त भाड़े के सैनिकों में से एक हो, है ना? हाँ। जियोयान ने थोड़ी देर तक उसके हाथों की कोमलता का आनंद लिया और फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी नज़र चट्टान के उस पार फैले अंतहीन हरे पहाड़ की ओर घुमाई। यद्यपि यह महिला बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी उसका सौम्य और मृदु व्यवहार किसी का भी दिल जीतने के लिए पर्याप्त था। यदि यह मुलाकात किसी अन्य समय पर हुई होती, तो जियोयान ने उसका मजाक उड़ाया होता। हालांकि अपने गहन प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी ऐसी कोई रुचि नहीं थी। जियोयान का जवाब सुनने और ये देखने के बाद कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं है, परी डॉक्टर ने अपनी भौहों को एक साथ दबाया और अपनी आंखों को घूमने दिया। अंत में उसने चट्टान के पास लगे सफेद रंग के पौधे की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि आप इस औषधीय घास को तोड़ने आए थे, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ये सुनकर जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराया, ये व्हाइट ऑर्चिड फ्रूट होना चाहिए। एक मध्यम श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी जो आमतौर पर केवल चट्टान के किनारे ही उगती है। इनकी संख्या काफी अधिक है। दुर्भाग्य से वे एक पक्षी प्रकार के रहस्यमय जानवर का पसंदीदा भोजन है, इसलिए उन्हें आमतौर पर बड़े होने के बाद खाया जाता है और उन्हें मध्यम श्रेणी के औषधीय पौधों में से एक दुर्लभ घटक माना जा सकता है। यदि इस पके हुए व्हाइट ऑर्चिड फल को किसी औषधि की दुकान पर बेचा जाए तो इसकी कीमत लगभग 4000 स्वर्ण मुद्राएं होगी। ये देखकर कि वह युवक उसके सामने सफेद ऑर्किड फूल के बारे में इतना कुछ बता पाने में सक्षम था, परी डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। आश्चर्यचकित स्वर में उसने कहा, क्या तुमने विभिन्न औषधीय पौधों में अंतर करना सीख लिया है? मैंने सतह को छू लिया है। जियोयान ने अपने कंधे उचकाते हुए स्पष्टता से कहा। इतने लंबे समय तक याओ लाओ के साथ रहने के बाद जियोयान ने न केवल दवा को परिष्कृत करना सीखा, बल्कि विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्री में अंतर करना भी सीखा।
याओ लाओ ने अपने अनुभव से सभी प्रकार के दुर्लभ औषधीय पौधों को देखा था और उनके शिष्य के रूप में याओ लाओ ने स्वाभाविक रूप से उन्हें ये सारा ज्ञान प्रदान किया था। ये कहा जा सकता है कि व्हाइट ऑर्चर्ड फ्रूट किसी भी व्यक्ति के लिए उचित शिकार है जिसने इसे पाया, लेकिन चूंकि आप इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए मैं इसे आपसे नहीं छीनूंगा। जियोयान को मुस्कुराकर देखने के बाद परी डॉक्टर नीचे झुकी और फूलों के गुच्छे से लाल रंग का फल सावधानी से उठाया और फिर उसे जियोयान को सौंप दिया। परी डॉक्टर की हरकत देखकर जियोयान ने अपना सिर छुआ और उदासीनता से सिर हिलाया। व्हाइट ऑर्चर्ड फल दूसरों के लिए दुर्लभ और कीमती हो सकता है, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसके बिना जियोयान रह सकता था। हालांकि चूंकि परी डॉक्टर इसे नहीं चाहते थे, इसलिए इसे रखने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, समूह ने संभवतः अब तक अच्छी तरह आराम कर लिया होगा। चलो जल्दी से वापस चलें। जियोयान को सफेद बाग के फल स्वीकार करते हुए देखकर परी डॉक्टर ने संदेह भरी खुशी के साथ जल्दी से कहा। अपने हाथ में ठंडा सफेद ऑर्किड फूल पकड़े हुए जियोयान ने परी डॉक्टर की अधीरता देखी और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि परी डॉक्टर अब ये थोड़ा असामान्य प्रतीत हुआ। वह इतनी जल्दी क्यों जा रही है? जैसे ही जियोयान ने व्हाइट ऑर्चर्ड फ्रूट को अपनी जेब में रखा, उसके दिल में संदेह की लहर दौड़ गई। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, जियोयान ने अचानक पूछा, तुम चट्टान के पार क्यों गए? जैसे ही जियोयान का सवाल उसके मुंह से निकला, परी डॉक्टर अचानक स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर घबराहट का भाव आया, फिर वह तुरंत छिप गया। कुछ नहीं, चट्टान की दीवार पर कुछ औषधीय पौधे उगते हैं, इसलिए मैं बस उन्हें देखने के लिए नीचे जा रहा था। ओह, जियोयान ने अपना सिर हिलाया। इस कारण से परी डॉक्टर ने उसके अंदर से कुछ संदेह दूर कर दिया था। आखिरकार वहां वास्तव में कुछ औषधीय पौधे थे जो चट्टान की दीवार के साथ उगते थे। नहीं, ऐसा लगता है कि चट्टान के नीचे कुछ है। जैसे ही जियोयान मुड़ने वाला था, याओ लाओ की आवाज अचानक उसके दिल में प्रकट हुई। संकुचित आंखों के साथ जियोयान अनजाने में आगे बढ़ गया। खड़ी चट्टान की दीवार उसकी दृष्टि में आ गई। चट्टान की दीवार पर केवल टूटी हुई चट्टानें, अजीब शाखाएं थीं जो बेतरतीब ढंग से उग रही थीं और कुछ हड्डी जैसी वस्तुएं थीं। जियोयान की नजर धीरे धीरे चट्टान की दीवार पर घूम गई। कुछ क्षण बाद वह एक स्थान पर रुका जो वहां उगी विकृत शाखाओं से ढका हुआ था। चट्टान की दीवार पर लगी अजीब लकड़ी की शाखाओं को बहुत ही चतुराई से व्यवस्थित किया गया था, लेकिन याओ लाओ के स्मरण से जियोयान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सूरज की रोशनी की मदद से जियोयान की संकुचित आंखें शाखाओं की आड़ में एक काले खाली छेद को मुश्किल से देख पा रही थीं। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। चट्टान की दीवार पर उस विशेष स्थान को देखते हुए जियोयान ने अपने दिल में फुसफुसाया। अचानक जियोयान का चेहरा बदल गया। जैसे ही उसका शरीर पीछे हटा, उसके पैर लड़खड़ा गए। वह चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही जियोयान पीछे की ओर बढ़ा, सफेद पाउडर अचानक चारों ओर बिखर गया और जल्दी से पीछे हटते जियोयान को ढक लिया। सफेद पाउडर ने काफी देर तक जियोयान को घेरे रखा, फिर वह धीरे धीरे हवा से बिखर गया, जिससे जमीन पर बेहोश जियोयान दिखाई दिया। बेहोश जियोयान को देखते हुए परी डॉक्टर ने उसके हाथों से पाउडर झाड़ दिया। उसने अपने होंठ काटे और आह भरते हुए कहा, मैंने तुमसे जाने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप जानते हैं। अपना सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर धीरे धीरे बेहोश जियोयान की ओर चली गई और अपना शरीर नीचे कर लिया। उसने एक रस्सी निकाली, जियोयान का हाथ पकड़ा और उसे रोकने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही परी डॉक्टर जियोयान को रोकने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जियोयान, जो बेहोश माना जा रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी हथेलियां घुमाईं। परी डॉक्टर को अचंभित करते हुए जियोयान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे। अगर मेरी तैयारी न होती तो मुझे सचमुच तुम्हारे द्वारा नशा दे दिया जाता। अचानक हुए इस परिवर्तन से वह चौंक गई, लेकिन इससे परी डॉक्टर की प्रतिक्रिया धीमी नहीं हुई। जब जियोयान ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो उसने उस पर जोरदार लात मारी। परी डॉक्टर को अथक देखकर जियोयान ने ठंडी हंसी निकाली। उसकी नकल करते हुए उसने अपना दाहिना पैर बाहर निकाला और परी डॉक्टर के छोटे पैरों को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। तुरंत ही उसके कोमल सुंदर चेहरे पर दर्द छा गया। एक बार में सफल होने के बावजूद जियोयान रुका नहीं। एक रिबन की तरह उसके बाएं पैर ने परी डॉक्टर के दोनों पैरों को जकड़ रखा था। इसके बाद वे दोनों जमीन पर गिर गए। जियोयान ने परी डॉक्टर को कसकर दबा लिया। उसके नीचे से आ रही कोमलता से जियोयान का सिर कांपने लगा। चुपके से उसने प्रसन्नतापूर्वक चीख निकाली। अपना सिर नीचे करके उसने लाल चेहरे वाले परी डॉक्टर को देखा और अपने होंठ ऊपर उठाते हुए एक गुंडे की तरह अपने निचले शरीर को हिलाया। तुरंत ही दोनों शरीर एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे जाने दो,
उसके ऊपर से आती हुई पुरुष गंध के कारण परी डॉक्टर को थोड़ा चक्कर आने लगा। उसने अपने दांत भींच लिए और उबलने लगी। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? उसके नम लाल होंठ कांपने लगे जब परी डॉक्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी यहीं ले जाऊंगा? अपना सिर इस तरह नीचे झुकाते हुए कि वे एक दूसरे की सांसों को लगभग महसूस कर सकें, जियो यान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यदि आप में बाहर खड़े 100 से अधिक भाड़े के सैनिकों से निपटने का आत्मविश्वास है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, परी डॉक्टर ने कहा। स्तन पर्याप्त भरे हुए नहीं हैं, नितंब बाहर नहीं निकलते, मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो यान ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, इससे पहले कि उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो जाए। चट्टान के नीचे क्या है? मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। परी डॉक्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने अपनी भौहें दबाते हुए कहा, जल्दी से मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। यदि अन्य लोग तुम्हें मेरे साथ ऐसा करते हुए देख लें, तो तुम इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से जीवित बाहर निकलने के बारे में भूल सकते हो। तू बरसती क्यों नहीं? यदि आप नीचे के रहस्य के बारे में अधिक लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप तब तक चिल्ला सकते हैं जब तक आपकी आवाज भारी ना हो जाए। जियो यान की भावनाहीन आवाज ने परी डॉक्टर को चिल्लाने का इरादा तुरंत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? परी डॉक्टर ने गहरी सांस ली और उबल पड़ी। नीचे क्या है? अगर तुमने मुझे सच सच जवाब नहीं दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बांधकर यहां छिपा दूं और फिर नीचे जाकर खुद जाकर देखूं। तुम? जियो यान की धमकी सुनकर परी डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। हालांकि वह जियाओ यान से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति और चतुरता जियाओ यान के आसपास भी नहीं थी। मैंने सुना है कि मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में एक जादुई जानवर है जिसे कोएब के नाम से जाना जाता है। इस तरह के जादुई जानवर की रुचि मानव महिला में होती है। अपने मुंह के कोने को चिढ़ाते हुए ऊपर उठाते हुए जियोयान ने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठों से परी डॉक्टर के कानों को छूते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, कमीने। परी डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि उसे स्पष्टतः बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने इस भयानक जादुई जानवर का नाम भी सुना था। मुझे उठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि नीचे क्या है। जियोयान की धमकी के तहत ये परी डॉक्टर जो अब और नहीं टिक सका, असहाय होकर हार मान ली। मुस्कुराते हुए जियोयान ने परी डॉक्टर की मदद करने से पहले खुद को ऊपर धकेला। एहतियात के तौर पर उसने बलपूर्वक उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी शर्मिंदगी और गुस्से के भाव को नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों चट्टान के किनारे की ओर बढ़े और चट्टान की दीवार पर उस अजीब स्थान को एक साथ घूरने लगे। थोड़ी देर बाद परी डॉक्टर के लाल होंठ थोड़े से खुले और कुछ अनिच्छा से बोली, यह एक ऐसी चीज है जो मुझे औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय गलती से मिली थी। अजीब शाखाओं के पीछे एक गुफा छिपी हुई है जिसे नोटिस करना मुश्किल है। गुफा में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो किसी पूर्वज ने पीछे छोड़ी हों। हालांकि मैंने कभी इसमें प्रवेश नहीं किया है, इसलिए मैं इसके अंदरूनी भाग के बारे में अनिश्चित हूं। हालांकि पीछे छोड़े गए कुछ सुरागों से पता चलता है कि इसे छोड़ने वाले पूर्वज बहुत मजबूत होने चाहिए। खजाने की खोज, गुफा। अपनी भौं उठाते हुए जियोयान ने परी डॉक्टर को बड़ी दिलचस्पी से देखा और कहा, आप एक क्षण पहले इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? हाँ, लेकिन चट्टान बहुत खड़ी है। मैं नहीं मिल सकता। परी डॉक्टर ने उत्सुक जियोयान पर एक नजर डाली और विनम्रता से कहा, मैं ये रहस्य आपके साथ साझा कर सकती हूँ लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे जेब में डालने की कोशिश न करें। अन्यथा मैं तुम्हें आसानी से चीजें प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, मेरी ताकत तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एक 2 सितारा डूजे के रूप में तुम्हें पूरे किंगशान शहर में मजबूत नहीं माना जा सकता है। परी डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता देखकर जियोयान मुस्कुराया, उसकी नाक को छुआ और चिढ़ाते हुए कहा, मूल रूप से मेरा इरादा आपको बेहोश कर खुद नीचे जाने का था। लेकिन आपका आत्मविश्वास देखकर, सुरक्षा की दृष्टि से, मैं इस धारणा को खारिज कर देता हूं। ये सुनकर परी डॉक्टर ने नाक भान सिकुड़ी और जियोयान को एक कटु दृष्टि से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसा विचार है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी प्रयास करूं? एक कदम आगे बढ़ते हुए जियोयान ने अजीब शाखाओं की खतरनाक स्थिति को घूरते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा, रहने भी दो, हम पहले ही काफी समय से दूर हैं। अगर हम वापस नहीं लौटे तो म्यूली को संदेह हो जाएगा। औषधीय जड़ी बूटी चुनने वाली टीम एक रात के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रुकेगी, तो क्यों न हम आज रात वहां आ जाएं? सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। मूली, वह वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का युवा मास्टर है ना? हाँ। परी डॉक्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, स्पष्टतः वह इस व्यक्ति के बारे में अधिक बात करने को तैयार नहीं थी। जियाओयान को घूरने के बाद उसने धीरे से पूछा, आपका नाम? जियोयान।
बिना कुछ कहे परी डॉक्टर ने सिर हिलाया, मुड़ी और घने जंगल वाले क्षेत्र की ओर चल दी। सुंदर आकृति को धीरे धीरे छाया में लुप्त होते देख जियो यान ने बस कंधे उचका दिए। वह पलटा और एक बार फिर अपनी नज़र मुश्किल से दिखाई दे रहे गुफा के प्रवेश द्वार पर डाली और उत्साह से अपने हाथ हिलाए। जब वह भूतान शहर में यदि परी डॉक्टर के साथ उसकी सहमति न होती तो वह तुरंत समूह छोड़कर अकेले ही खजाने की खोज में निकल पड़ता। एक शांत हंसी के बाद जियोयान भी मुड़ा और घने जंगल वाले क्षेत्र की ओर चल दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी यह आकस्मिक सैर उसे सचमुच इतना बड़ा इनाम देगी। जब तक वे दोनों वापस दल के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि आराम कर रहे भाड़े के सैनिक पहले से ही एकत्र होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। परी डॉक्टर, यदि आप और अधिक समय तक लापता रहती तो हम आपको ढूंढने के लिए लोगों को भेजते। घने जंगल से परी डॉक्टर को बाहर आते देख एक आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी। हालांकि जब उसने देखा कि जियोयान उसके पीछे आ रहा है तो उसके कदम रुक गए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ये छोटा लड़का कौन है? वह भाड़े के गार्डों में से एक है। संयोगवश मेरी उनसे मुलाकात हुई। परी डॉक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर धीरे से अपनी बात जारी रखी, युवा मास्टर म्यूली, चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ दूरी तय करनी है। के ठीक है। वह युवक जिसे यंग मास्टर म्यूली कहकर संबोधित किया गया था, ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपना शरीर बदला और परी डॉक्टर को गुजरने दिया। हालांकि जब जियोयान वहां से गुजर रहा था तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। अपनी भौहों को एक साथ दबाते हुए जियोयान ने अपना सिर झुकाकर सुंदर दिखने वाले युवा कंपनी मास्टर को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कुछ बात है, यंग मास्टर मूली? हे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। आपको वह युवा 2 सितारा डूजे होना चाहिए, है ना? मैंने अपने अधीनस्थों से सुना है कि आपकी प्रतिभा महान है। मूली ने मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। म्यूली के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान को देखते हुए जियोयान ने उदासीनता से जवाब दिया, क्या आप वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी में शामिल होने में रुचि रखते हैं? हमारी भाड़े की कंपनी आप जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा को तरजीही उपचार देगी। आखिरकार इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में किसी का जीवन हमेशा खतरे में रहता है। अच्छा होगा अगर कोई आपकी देखभाल करे। म्यूली हंसा, उसकी 10 उंगलियां एक दूसरे के ऊपर थीं। म्यूली द्वारा उसे भर्ती करने के स्पष्ट प्रयास को सुनकर जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, हाँ, क्षमा करें। मैं एक जंगली और आलसी व्यक्ति हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी में शामिल हो जाऊं तो मैं आपको काफी परेशानी दे सकता हूं और आपको निराश कर सकता हूं। कोई बात नहीं। छोटे भाई, यदि भविष्य में तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के सम्मानित पद हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहेंगे जो मजबूत हैं। जियोयान की अस्वीकृति सुनकर म्यूली मुस्कुराया और अपने हाथ को इस तरह हिलाया कि उसकी कोई चिंता नहीं दिखी। क्षमा प्रार्थी चेहरे के साथ जियोयान ने म्यूली को किनारे कर दिया और मोर्चे पर झड़प करने वालों की इकाई में वापस चला गया। जियोयान को जल्दी से समूह में शामिल होते देख म्यूली की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों की गहराई में हल्की ठंडक देखी जा सकती थी। जाहिर है जियोयान की अस्वीकृति ने उसके अंदर कुछ गुस्सा पैदा कर दिया था। छोटा लड़का, मुझे आशा है कि आप मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डालेंगे। अन्यथा मुझे आपकी भविष्य की उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं है और मैं आपको हमेशा के लिए इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ही रहने दूंगा। म्यूली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। न केवल उसकी आवाज में पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि उसमें वास्तव में एक शैतानी ठंडक भरी हुई थी। कुछ देर आराम करने के बाद भाड़े के सैनिकों ने पुनः अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उन्होंने जो रास्ता लिया वह पहले वाले की तुलना में काफी शांत था। रास्ते में उन्हें 2 बार जादुई जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों से कोई खास परेशानी नहीं हुई। समूह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचा। ठीक उसी समय आकाश धीरे धीरे काला होने लगा था। यह एक डूबा हुआ बेसिन था जो अनेक औषधीय पौधों से ढका हुआ था। डूबे हुए बेसिन में कई प्रकार के औषधीय पौधे उग रहे थे। हवा में औषधीय सुगंध तैर रही थी, जिसे सूंघने पर तुरंत ताजगी का एहसास होता था। सब लोग, चलो यहीं अपना शिविर लगाते हैं। कृपया ध्यान रखें कि आसपास की किसी भी औषधीय जड़ी बूटी को नुकसान न पहुंचे। परी डॉक्टर ने मुड़कर सभी को देखकर धीरे से मुस्कुराए और अपने माथे से पसीना पोंछा। परी डॉक्टर की बातें सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिकों ने तुरंत ऊंची आवाज में प्रतिक्रिया दी और उत्साहपूर्वक अपने तंबू लगाने लगे। ये देखकर कि कैसे परी डॉक्टर के एक वाक्य ने भाड़े के सैनिकों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था, जियोयान ने मन ही मन सीटी बजाई। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके दिलों में इस महिला का स्थान उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊंचा था।
अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने परी डॉक्टर पर एक और नजर डाली, जिसने स्वतंत्र रूप से घूमने से पहले औषधीय पौधों की खुदाई पर औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने वाली टीम को निर्देश देना शुरू कर दिया था। किसी अज्ञात कारण से डूबे हुए बेसिन में बाहर की तुलना में अधिक समृद्ध और शुद्ध ऊर्जा थी। इससे अनेक औषधीय पौधों के उगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हुईं। बेसिन बहुत ही चौड़ा था और इसका आंतरिक भूभाग ऐसा था कि 1000 मेडिसिन हाउस को भी अभी तक पूरी तरह से खोज पाना बाकी था। वर्तमान में जियोयान और अन्य लोग जिस स्थान पर थे, वह विशाल बेसिन की केवल बाहरी गली थी। जियोयान ने किनारों की खोज की, लेकिन उसे कोई भी औषधीय घटक नहीं मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया और अंदर के काले अंधेरे भाग की ओर देखा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अंततः उसने आज्ञाकारी होकर वापस लौटने का निर्णय लिया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के हर हिस्से में खतरा था। जब वह शिविर स्थल पर वापस लौटा तो वहां पहले से ही कई सफेद टेंट लगे हुए थे और भाड़े के सैनिक रात्रि भोजन की तैयारी में व्यस्त थे। शिविर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने परी डॉक्टर को देखा, जो बीच में शान से खड़ी थी। उसके बगल में म्यूली थी, जो उसका करीब से पीछा कर रही थी। जिस समय जियोयान उस जोड़ी को देख रहा था, परी डॉक्टर और म्यूली ने अपनी नजरें उसकी ओर घुमा लीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसकी आंखों को भांप लिया था। तीनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। चेहरे पर मुस्कान लिए जियोयान ने दोनों को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर मुड़कर एक तंबू के अंदर चला गया। जियोयान की पीठ को गायब होते देख म्यूली ने परी डॉक्टर का सामना किया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जियोयान में प्रशिक्षण की बहुत अच्छी क्षमता है और भविष्य में उसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की संभावना है। शायद। परी डॉक्टर मंद मंद मुस्कुराए, न तो इनकार किया, न ही सहमति जताई। मैं जाकर औषधीय सामग्री की जांच करूंगा। जहां तक शिविर में व्यवस्था का सवाल है, मुझे आपको परेशान करना होगा, युवा मास्टर मूली। परी डॉक्टर ने मूली को देखकर मुस्कुराए और उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर वह शिविर के मध्य में बने एक बड़े तंबू की ओर चली गई। मूली परी डॉक्टर की सुंदर पीठ को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अंततः उसने अनिच्छा से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं, अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाकर एक अजीब सी मुस्कान बना ली। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे डूब गया और जंगल में अंधेरा छा गया। पत्तियों और शाखाओं की छायाएं आपस में मिलकर भयंकर जानवरों की छवियां बनाती थीं। आसमान के काले होने के साथ ही शिविर में भी शांति छा गई थी। निगरानी कर रहे भाड़े के सैनिकों के अलावा केवल आग की लपटों के नीचे जलती लकड़ियों की धीमी चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। शांत अंधेरे में एक तंबू अचानक थोड़ा सा हिल गया। एक काली सुंदर छाया चुपके से बाहर निकली और पहरेदारों के बीच से होकर अंधेरे जंगल में भाग गई। काली आकृति के जाने के कुछ ही देर बाद एक अन्य छाया दूसरे तंबू से बाहर निकली और पहले वाली छाया का करीब से पीछा करने लगी। घने जंगल से कभी कभी भेड़िए की आवाज आती थी, जिससे भाड़े के सैनिक कांप उठते थे। कुछ दूरी पर स्थित दोनों छायाएं तेजी से चलती रहीं और शिविर से अपनी दूरी लगातार बढ़ाती रहीं। अंधेरे में जियोयान ने अपना सिर उठाया और हल्की चांदनी की मदद से अपने सामने खड़ी सुंदर आकृति को घूरने लगा। वह उसके पीछे भागा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। खजाने की खोज शुरू होने वाली है। अंधेरे में छाई बेचैनी युवक की उत्तेजना से दूर हो गई।